हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कैफ़े। आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे एक फ़ीमेल बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल या इमोशनल चेंजेस नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजिकल यानी कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहा है, ताकि हम उस फीटस जो ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, उसको जो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, वैसे टाइप के जो चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसमें हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम पार्टिसिपेट करता है। उसमें चेंजेस कैसे कैसे होते हैं, हार्मोनल हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर हो सकता है, रेस्पिरेटरी और काफ़ी सारे अलग फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, जिसमें हम एक एक करके हर एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एंडोक्राइन सिस्टम में जो जो चेंजेस आते हैं वो देख लेते हैं। इसमें हम डील कम्प्लीटली करेंगे हार्मोन्स के साथ, और हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे, हर एक हार्मोन्स का देखेंगे। सबसे पहला आता है हमारा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो कि सिक्रीट होता है प्लेसेंटा से। ठीक है, प्लेसेंटा से हमारी बॉडी को HCG मिलता है, और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही सिक्रीट होता है। तो इनका काम क्या होगा, अब जब प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सिक्रीट होता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे इनका मेन काम यही होता है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, अर्ली प्रेगनेंसी को। ठीक है, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको हम कहते हैं, उस टाइम पे मेंटेन करना। ठीक, उसके साथ ही साथ ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, ताकि वो थायराइड ग्लैंड अपना काम कर सके, यानी कि थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन को बनाए रखने के लिए भी HCG हेल्प करता है। फिर दूसरा जो है वो है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से हमें हमारी बॉडी को मिलता है, वो है कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका काम क्या है, ये प्री टर्म लेबर को प्रिवेंट करता है, यानी कि जो बच्चा टाइम से पहले पैदा होता है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। उसके अलावा इम्यून टॉलरेंस को भी सपोर्ट करता है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम है जो वीक हो जाती है, तो उसमें भी हमें हेल्प करता है, ताकि हमारी इम्यूनिटी मेंटेन बने रहे। फिर बात करते हैं हम ईस्ट्रोजन की। ईस्ट्रोजन जो है ये हमारी बॉडी को मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, नॉर्मली हमें मिलता है, लेकिन हाँ बेसिकली प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं हम, तो ईस्ट्रोजन जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलता है। अब बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ईस्ट्रोजन की वजह से। ठीक है, ईस्ट्रोजन आने की वजह से वो पहला तो यही है कि ब्लड फ्लो जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है हमें लेबर के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और HCS जो है ह्यूमन क्रियोनिक सोमैटो मैमोट्रोफिन। ठीक है, इसका जो मेन सोर्स है वो हमारी बॉडी को कहाँ से मिलता है, वो है प्लेसेंटा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये HPL HCS करता क्या है, ये हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देता है और लाइपोलाइसिस करता है। लाइपोलाइसिस का मतलब होता है कि जो लिपिड्स होता है उसे ब्रेक डाउन करना, ठीक है, या उसे तोड़ना। फिर नेक्स्ट जो आता है हार्मोन वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है ये हमारी बॉडी को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलता है, और इनका काम होता है, लैक्टिन का मतलब क्या होता है, मिल्क से रिगार्डिंग। तो ये हेल्प करता है हमें मिल्क प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करने में आफ्टर डिलीवरी, यानी कि पार्चुरेशन जब हो जाता है उसके बाद हमारे ब्रेस्ट जो होते हैं, फीमेल ब्रेस्ट जो होते हैं, उसमें मिल्क प्रोड्यूस होने के लिए भी कुछ स्टिम्युलेशन या नर्व सिग्नल्स का आना जाना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसमें हमारा ये प्रोलैक्टिन हेल्प करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन हमें हमारी बॉडी को मिलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जब हमारी बॉडी में आता है, सबसे पहले तो लेबर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इनिशिएट करने में हेल्प करता है। दूसरा ये है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है, यानी कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी सिक्रीट करता है, ताकि हम जो भी फीमेल मदर होगी वो इजीली बेबीज़ को फीड करा सके। फिर आता है थायराइड हार्मोन्स, यानी कि T3। जैसे इनका नाम है, ये सिक्रीट भी थायराइड ग्लैंड से होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट जो है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं और फीटल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ताकि जो फीटस है वो अच्छे से डेवलप हो सके, उनमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी या डिफॉर्मिटी ना आए। ठीक है, तो थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं वो हमें इन सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है ये हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स से डराइव्ड है या फिर इसका मेन सोर्स है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में करता क्या है, एनर्जी मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, स्ट्रेस को अडाप्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि हमारी अगर एक्सटर्नल इंटरनल किसी भी टाइप का स्ट्रेस होगा तो उसमें अडाप्ट करने में हमारी बॉडी को कॉर्टिसोल हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है ये हमारी बॉडी को एड्रिनल कॉर्टेक्स ही देता है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स दो चीज़ें दे रहा था, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एल्डोस्टेरॉन हमारी बॉडी में करता क्या है, फीमेल्स बॉडी में। ठीक है, तो सबसे पहला है ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। ठीक है, और सेकंड जो है वो है सोडियम रिटेंशन, यानी कि बॉडी से सोडियम को बाहर ही नहीं भेजना, अंदर ही रखना, ताकि वो बेबी को जो फीटस है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प हो सके। नेक्स्ट है हमारा एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है ये हमें हमारी बॉडी को एड्रिनल ग्लैंड्स एंड ओवरीज से मिलता है। ठीक है, अब प्रेगनेंसी के टाइम पे ये हेल्प क्या करता है, एड्रिनल एंड्रोजन, ये हमारे स्किन में जो भी चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे लीनिया नाइग्रा हो गया, स्ट्रे ग्रेविडेरम हो गया, क्लाज्मा हो गया। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आते हैं इसमें हम आगे पढ़ेंगे ये होता क्या है, इसी टॉपिक में, इसी सेशन में हम लास्ट में पढ़ेंगे ये जो मैंने अभी 3 वर्ड्स बोले ये क्या होता है। ओके, तो वो चेंजेस जो आते हैं हमारे स्किन में तो उसमें हेल्प करता है, एक तो एंड्रोजन और दूसरा है लिबिडो। लिबिडो को दूसरा नाम है सेक्सुअल ड्राइव। ठीक है, कि जो सेक्स करने की जो चाहत होती है उस चीज़ को हम लिबिडो कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH। ये भी हमारी बॉडी को प्लेसेंटा से ही मिलता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ताकि वो जो कॉर्टिसोल काम कर रहा था वो अपना काम कर सके अच्छे से। और पास्चुरेशन के टाइम पे भी रिलीज़ होता है CRH, यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर बात करते हैं हम पैराथायरॉयड हार्मोन्स का, जो कि हमारी बॉडी को जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड से ही मिलता है, थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर पोर्शन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, पैराथायरॉयड जो पोर्शन है हमारा, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये हेल्प क्या कर रहा है, ये हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रेट होता है उस चीज़ को इंक्रीज़ कर देता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम हम एब्जॉर्ब कर सके और फीटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। उसके साथ ही साथ मोबिलाइजेशन में ये हेल्प करता है। फिर बात करते हैं हम विटामिन डी की। विटामिन डी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन डी से हमारे बोन्स जो होते हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा। ठीक है, तो अब ये बोन जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी को मिले कहाँ कहाँ से है, एक तो स्किन से मिलेगा, स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है तो वहाँ से मिलता है, लिवर हो गया, और तीसरा जो हो गया वो किडनी हो गया। ठीक है, इन तीनों से हमको मिलता है। फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या करता है, जैसे अभी मैंने बताया, बोन को स्ट्रेंथ करने में सपोर्ट, फीटल बोन डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। ठीक है, ये तो था आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमने अलग अलग हार्मोन्स का देखा। आगे हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि हार्ट का जो भी प्रॉब्लम है, हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। हम हर एक चीज़ डिटेल में नहीं देखेंगे। ठीक है, जो बेसिक है, जो पता होना चाहिए, हम उन चीज़ों को ही मेन फोकस देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस में कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट में क्या है, कार्डियक आउटपुट जो होता है, जो भी कंप्लीट एक पूरा जो साइकिल होता है उसमें कितना आउट हो चुका है ब्लड। ठीक है, तो फिर जो कार्डियक आउटपुट है ये हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पे इंक्रीज़ हो जाता है बाई 30 to 50%। मैंने अभी जैसे पहले भी बताया कि ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में भी एक हार्मोन हेल्प करता है, तो ऑब्वियसली तो हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा बाई 30 to 50%। और उसी के साथ साथ हमारा हार्ट रेट जो होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है बाई 10 to 15 बीट्स पर मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर जो होता है वो इनिशियली डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन वापस से जब प्री प्रेगनेंसी मतलब थोड़ा सा टाइम बीत जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। फिर कोगुलेशन फैक्टर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस थे जो हमको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कितना अफेक्ट करता है। ठीक है,
हाँ, और एक और चीज़ इसमें रह गया मेरा, वीनस प्रेशर। वीनस प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है पर्टिकुलरली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फीमेल जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके एंकल और मतलब लेग्स वगैरह में स्वेलिंग होती है, वो इसी वजह से होती है कि नीचे जो वीनस प्रेशर होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ही वहाँ पे एडिमा स्वेलिंग जिसको हम कहते हैं वो होता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी चेंजेस। क्या क्या चेंजेस आते हैं? टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है बाई 30 to 40%। माइन्यूट मिनट वेंटिलेशन जो होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जो लंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इंक्रीज़। वाइटल कैपेसिटी जो है मोस्टली अनचेंज रहती है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो भी थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है। ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू जो डेवलपिंग फीटस या ग्रोथ डेवलपमेंट जो भी हो रहा है उस फीटस का, उसकी वजह से। ओके, तो जो नेक्स्ट हमारा सिस्टम है वो है किडनी यूरिनरी सिस्टम, जिसको हम रीनल चेंज सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? किडनी का साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फिल्ट्रेशन रेट हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, सीरम क्रेटिनिन डिक्रीज़ हो जा रहा है। रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होता है। बन जिसको हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कहते हैं वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें इसमें दिए हैं। हाँ, बेसिक जो बेस्ट चीज़ है वो है यूरिन वॉल्यूम। ठीक है, यूरिन का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि हम रिपीटेडली बहुत बार हम यूरिन पास करने भी जाते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती है। लेकिन मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में ही होता है। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें ज़्यादा यूरिन फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बट होती है। फिर हमारी बॉडी को जो वाटर का इंटेक चाहिए होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है बाई 6 to 8 लीटर्स। यूटीआई का रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जो फ्रीक्वेंसी है यूरिनेशन की वो इंक्रीज़ होने की वजह से ही यूटीआई भी इंक्रीज़ हो जाता है, रिस्क उसका। फिर बात करते हैं हम जीआई सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए थे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस क्या क्या थे। ठीक है, जो एम्प्टिंग टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि पेट जो होता है हमारा स्टमक, वो एम्प्टी होने का जो टाइम होता है यानी कि वो खाली होने का टाइम वो बढ़ जाता है। ठीक है, ज़्यादा लंबे समय तक खाना हमारे पेट में रह जाता है। नौशिया वॉमिटिंग जो होता है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, यानी कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों ने बहुत लोगों को सुना भी होगा कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा नौशिया फील कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ऐसा नहीं है कि सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं होता, होता है, बट मोस्टली जो होता है देखा गया है वो है नौशिया वॉमिटिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। दूसरा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है वो होता है एसिड रिफ्लक्स और या फिर हार्टबर्न जो होता है ये भी इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फीटस होता है वो डेवलप हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा गट होता है यानी स्टमक होता है उसका साइज़ जो होता है थोड़ा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स या फिर हार्टबर्न जैसी कंडीशन इंक्रीज़ हो जाती है, राइज हो जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि जितना हमारी बॉडी को मैंने बोला कि 6 से 8 लीटर इंक्रीज़ करना होता है बट नहीं करते हैं काफ़ी फीमेल्स, जिसकी वजह से पानी की कमी होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। उसके अलावा ब्लॉटिंग और गैस की भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सलाइवेशन जिसको हम कहते हैं, टाइलिज्म जिसमें इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सलाइवा सलाइवा सिक्रीशन। उसके अलावा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़, आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़, क्योंकि फी डेवलपिंग फिटस को भी तो चाहिए। एपेटाइट भी इंक्रीज़ हो जाता है सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा। और फूड क्रेविंग्स और एवर्जन्स तो कॉमन है, इतने बुरे इतने गंदे क्रेविंग्स उस टाइम पे होंगे, तो वो मतलब बहुत बुरा होता है, और वो बहुत कॉमन सी भी चीज़ है फूड क्रेविंग्स वगैरह। फिर बात करते हैं हम मेटाबॉलिक चेंजेस, यानी कि हमारे जो हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं या केमिकल कॉम्पोजिशन चल रहा है या केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, उन सब में क्या क्या चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसमें क्या चेंजेस आते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में
इंक्रीज़ हो जाता है, वहीं इंसुलिन सेंसिटिविटी सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जो पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही। कोलेस्ट्रॉल एलडीएल लेवल इंक्रीज़, फैटी एसिड्स भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, हम आप लोग गौर करना, जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है प्रेगनेंसी के सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, वो उसकी हेल्थ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। वो फैटी एसिड्स जो होते हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, और वो स्टोर हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से फ़ैट एक्यूमुलेट होता है। जो बीएमआर होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ जैसे बताया, आयरन रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़, सोडियम रिटेंशन भी इंक्रीज़ हो जाता है एल्डोस्टेरोन की वजह से। ठीक है, फिर मस्कुलोस्केलेटल में क्या चेंजेस आते हैं, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आगे की तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब चलती हैं कोई फीमेल प्रेग्नेंट लेडी तो वो थोड़ा सा आगे की तरफ को झुक कर चलती हैं। ठीक है, लंबा लॉर्डोसिस की जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जो पेल्विक होता है वो मोर एंटीरियरली टिल्टेड होता है। ठीक है, इसी वजह से वेट की वजह से लिगामेंटल लैक्सिटी जो होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, जॉइंट की मोबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एक्सरसाइजेस जो होते हैं ये मॉडिफाई करके बनाना होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग नॉर्मल जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए जो होता है मॉडिफाइड एक्सरसाइज रिजीम या प्लान बनाना होता है। लेग क्रैम्प्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर, और वी कैन से ड्यूरिंग मिड सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही लेग क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो कि डिलीवरी से पहले पहले तक चलता है। फिर बैक पेन और पेल्विक पेन तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है वो भी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव चेंजेस में क्या क्या चेंजेस आएंगे। यूट्रस का जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है 50 ग्राम से 1000 ग्राम तक। जो पोजीशन होता है यूट्रस का वो एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। ठीक है, उसके अलावा जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है यूट्रस के लिए, जो कि 50 ml/मिनट, अगर नॉर्मली एक यूट्रस को 50 ml/मिनट मिल रहा था, वहीं एक प्रेग्नेंट यूट्रस को 500 to 750 ml/मिनट मिलता है। उसके अलावा सर्वाइकल सॉफ्टनिंग, जिसको हम गूडल साइन कहते हैं, आगे हम साइंस में पढ़ेंगे इनको। ठीक है, म्यूकस प्लग का फॉर्मेशन, सर्वाइकल राइपनिंग का फील होना। ठीक है, कि सॉफ्ट हो जाता है और डायलेट होता है, जैसे ही टर्म आने वाला है यानी कि डिलीवरी होने वाली है उससे पहले जो सर्विक्स होती है बहुत सॉफ्ट हो जाती है और डायलेट होना स्टार्ट हो जाती है। वजाइनल डिस्चार्ज होती है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ग्लैंडुलर फील होता है, ब्रेस्ट जो होता है ब्रेस्ट बढ़ जाता है उसका साइज़, एरियोला जो होता है उसमें डार्क कलर का हो जाता है निपल्स। ठीक है, और ज़्यादा उभरा हुआ दिखने को मिलता है निपल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो मिड प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन रिलीज़ नहीं होता है, रिलीज़ वो होता है आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, फिर वही कुछ हार्मोन्स का दे रखा है इसमें। और लास्ट आता है क्यूटेनियस चेंजेस, यानी कि हमारे स्किन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहला मैंने नाम बताया था कोलाज्मा ग्रेविडेरम, जिसमें क्या होता है हमारे चीक्स, फोरहेड और आइज़ के आसपास का एरिया में पिगमेंटेशन आ जाता है। ठीक है, उसे हम क्लाज्मा ग्रेविडेरम कहते हैं। फिर लीनिया नाइग्रा में क्या होता है, ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेशन होता है। जो हमारा साइफिस्टर्नम होता है, एक्सिफिस्टर्नम होता है, उसके मिड लाइन से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक स्ट्रेट ब्राउनिश ब्लैक लाइन देख पाओगे आप। ठीक है, तो उसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं। वहीं स्ट्रेया ग्रेविडेरम क्या होता है, जो डिप्रेस लाइन मार्क्स होते हैं जो कि अम्बिलिकस के नीचे एब्डोमिनल वॉल्स में हम देख पाएंगे, हमारे थाइज़, ब्रेस्ट, हर जगह होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेच हो गया होता है हमारा मसल, जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो गए होते हैं, जिस वजह से हमें स्ट्रे ग्रेविडेरम देख सकते हैं। लीनिया नाइग्रा सिर्फ प्रेगनेंसी में होता है, मतलब होता तीनों प्रेगनेंसी में ही है। तो ये थे कुछ बेसिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पे या फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे फील करती हैं, या उस टाइम पे उनके साथ ये होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप पूछ सकते हैं उसी में जो भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, या तो आप मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करके इसमें आप पूछ सकते हो डीएम करके, जो भी आपके क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं। सो होप
हम जल्दी ही अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं कवर करूँगी वो होगा सिम्टम्स और साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। उसमें प्रोबेबल साइंस और जो कन्फर्मेटिव साइंस होते हैं, डिफरेंशियल साइंस होते हैं, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। प्रोबेबल, प्रिजम्पटिव साइंस, सब कुछ। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।